गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हरियाणा की सांग परंपरा के उद्भव और विकास पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है, हरियाणा की सांग परंपरा, जो हरियाणवी सांग जिसे हम कहते हैं, वो हरियाणा की प्रसिद्ध नाट्य शैली है। पुराने समय में जो नौटंकी होती थी, नौटंकी का परिवर्तित रूप ही आज वर्तमान में सांग के रूप में जाना जाता है। यदि हम हरियाणा की सांग परंपरा की बात करें तो सांग परंपरा को हम 4 चरणों में विभाजित करते हैं। इसके 4 भाग हैं। पहला युग है संक्रमण युग। संक्रमण युग जो है 1200 से लेकर के 1750 ईस्वी तक का समय था। उसके बाद प्रारंभिक युग है 1750 से लेकर के 1850 तक का समय था। उसके बाद उत्कर्ष युग था 1850 से लेकर के 1950 तक का समय था। यह हरियाणवी सांग का स्वर्ण युग माना जाता है। और 1950 से लेकर के आज तक का समय जो है यह आधुनिक युग है। तो इस प्रकार हरियाणवी सांग परंपरा को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। यदि मैं संक्रमण युग की बात करूं तो ऐसा माना जाता है कि हरियाणवी सांग जहाँ से, जिस हरियाणवी सांग का उद्भव जहाँ से हुआ है, वो सांग सबसे पहले जो है पंजाब के अंदर एक स्वांग मंडली बनाई गई थी 11वीं शताब्दी के अंदर। 3 लोगों ने मिलकर के वह स्वांग मंडली बनाई थी, जिसमें पंजाब का एक मल नाम का जाट था, एक रावत नाम का राजपूत था और एक रंगा नाम का जुलाहा था। इन 3 लोगों ने मिलकर के एक स्वांग मंडली बनाई थी और इसका कार्य होता था आसपास के गांवों में जाकर के लोगों का मनोरंजन करना। तो ऐसा माना जाता है इसी स्वांग मंडली से वर्तमान सांग का प्रादुर्भाव हुआ था, वर्तमान सांग का उद्भव हुआ था। और फिर आगे जाकर के जो है सांग परंपरा हमारी चल पड़ी। एक हमारे विद्वान हुए हैं पंडित रामकृष्ण व्यास। वह मानते हैं कि हरियाणवी सांग परंपरा का उद्भव वास्तव में 13वीं शताब्दी में हुआ था, क्योंकि हमारे पास जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड है उसके हिसाब से 13वीं शताब्दी में ही हरियाणवी सांग परंपरा का उद्भव माना जाता है। ऐसा माना जाता है हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में नारनौल कस्बा है, वहाँ पर एक बिहारी लाल नाम के गुजराती ब्राह्मण थे। उनसे ही सबसे पहले हरियाणवी सांग का उद्भव माना जाता है। बिहारी लाल एक सांगी थे, उनसे ही हरियाणवी सांगों का उदय हुआ था। फिर उनकी मृत्यु के बाद उनका शिष्य हुआ चेतन सांगी ने फिर जो है उस परंपरा को संक्रमण काल में आगे बढ़ाया। तो यह संक्रमण युग वह युग था जिस समय दिल्ली के अंदर सल्तनत काल चल रहा था और कुतुबुद्दीन ऐबक उस समय जो है दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था। और धीरे धीरे परंपरा बढ़ती हुई आगे मुगल काल तक चली, संक्रमण युग में ही। फिर मुगल काल में जब औरंगजेब गद्दी पर बैठा 1658 में, तो उसने जो है सांगों पर प्रतिबंध लगा दिया और अन्य जितनी भी गतिविधियां थी इस तरह की संगीत से संबंधित, उन सभी गतिविधियों पर उसने जो है प्रतिबंध लगा दिया था। फिर बाद में जो है आगे जाकर के जो है सांग परंपरा फिर आगे चली और 1709 में जो है ऐसा माना जाता है कवि, हरियाणा के कवि थे बाल मुकुल, उन्होंने दोबारा से सांगों को जीवन दान दिया, दोबारा से जो है सांगों को शुरू किया। तो इस प्रकार से जो है संक्रमण युग में यह काल चलता रहा। संक्रमण युग में जो है सांगों की परंपरा चलती रही। और ऐसा माना जाता है कि जो दिल्ली का सल्तनत का सुल्तान था कुतुबुद्दीन ऐबक, वह चेतन सांगी से इतना ज़्यादा प्रभावित था कि ऐसा माना जाता है कि उसने भी दिल्ली जो दरबार के अंदर जो है सांग का आयोजन करवाने के बारे में विचार किया था। हमारे पास ऐसा एक ऐतिहासिक तथ्य भी मिलता है, एक पद मिलता है। ऐसा माना जाता है कि उसमें ये बताया जाता है, जिसमें चेतन भगत और उनके गुरु बिहारी लाल जी के बारे में बताया जाता है कि नारनौल का गुजराती ब्राह्मण बिहारी लाल था। सांग शुरू किया सन 1206 का साल था। नाचे गावे चेतन चेला करे कमाल था। कुतुबुद्दीन ऐबक सोचे था चेतन ते सांग करान की। इस तरह का एक पद मिलता है। तो उसमें ऐसा पता लगता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक भी जो है चेतन सांगी से सांग कराना चाहता था। तो इस प्रकार जो है धीरे धीरे ये संक्रमण काल में ये परंपरा आगे बढ़ती रही। और ऐसा माना जाता है कि संक्रमण काल में जो है किशन लाल भाट नाम के एक सांगी हुए हैं, जिन्हें जो है सांगों का पितामह माना जाता है। इन्होंने जो है सांगों को रचा था और धीरे धीरे सांग परंपरा प्रतिष्ठित होती गई। तो इस संक्रमण युग में जो है इस तरह से ये हमारा सांग परंपरा आगे बढ़ी। इसको हम संक्रमण युग कहते हैं, क्योंकि यह सांगों की शैशवावस्था थी। सांग धीरे धीरे विकसित हो रहा था। यदि मैं दूसरे युग की बात करूं तो यह था प्रारंभिक युग। प्रारंभिक युग वह समय था जो 1750 से लेकर के 1850 तक का समय था। इन 100 सालों में सांगों में काफ़ी परिवर्तन हुए और सांग एक विकसित अवस्था को प्राप्त होता और धीरे धीरे जो उसकी विकसन अवस्था थी वह शुरू हो गई थी। और ऐसा माना जाता है कि प्रारंभिक युग में नुहू तहसील के एक मुस्लिम सांगी थे जिनका नाम था सादुल्ला। वो सादुल्ला सांगी ने जो है इस परंपरा को प्रारंभिक युग में आगे बढ़ाया। उन्हें जो है मेवाती भाषा का उन्हें जनकवि कहा जाता है।
उन्हें मेवाती भाषा का जन कवि कहा जाता था। मेवात जो है गुड़गांव का क्षेत्र है, आजकल एक हरियाणा का एक नया जिला है। और ऐसा माना जाता है इन्होंने मेवाती भाषा में एक महाभारत की रचना की थी। महाभारत जो हमारा ग्रंथ है जिसे हम महाकाव्य कहते हैं, इन्होंने मेवाती भाषा में जो है महाभारत की रचना की थी, जिसका नाम था पंडुन का कड़ा। ऐसा माना जाता है यह मेवाती भाषा की महाभारत जो है 1787 में लिखी गई थी। तो इन जन कवि ने भी जो है, सादुल्ला जी ने भी जो है, इस सांग परंपरा को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। यदि मैं प्रारंभिक युग की बात करता हूं तो इस युग में बंसीलाल नाम के एक प्रसिद्ध सांगी हुए हैं, उन्होंने भी सांग परंपरा को आगे बढ़ाया। उनके 3 सांग बड़े प्रसिद्ध हुए हैं, गुरु गुग्गा, राजा गोपीचंद और राजा नल। गुरु गुग्गा, राजा गोपीचंद और राजा नल, ये इनके 3 सांग बड़े प्रसिद्ध हुए हैं। इस सांग परंपरा को प्रारंभिक काल में आगे बढ़ाने में जो है एक गुजराती ब्राह्मण और भी थे, अंबाराम जी का नाम भी बड़ा प्रसिद्ध था, जिन्होंने प्रारंभिक युग में सांग परंपरा को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इस प्रकार प्रारंभिक युग 1750 से लेकर 1850 तक के 100 साल के वर्षों में जो है हमारी सांग परंपरा धीरे धीरे आगे बढ़ी। यदि मैं तीसरे युग की बात करता हूँ तो तीसरा युग था हमारा उत्कर्ष युग। उत्कर्ष युग वह युग था जो 1850 से लेकर के 1950 तक के बीच का समय था। इन 100 सालों में हरियाणवी सांगों ने जो है बहुत उन्नति की, बहुत उन्नत अवस्था को प्राप्त हुई, बहुत उत्तम किस्म के सांग लिखे गए और इसे हम जो है हरियाणवी सांग परंपरा का स्वर्ण युग कहते हैं। पर इसका प्रारंभिक दौर जो है भक्ति भावना से ओतप्रोत था, क्योंकि जो शुरू में जो है 1850 के समय के तुरंत बाद जो सांग लिखे गए थे वो भक्ति से संबंधित ओतप्रोत थे, क्योंकि उस समय भक्ति की धारा सारे भारतवर्ष में बह रही थी। तो उस समय के सांगों में जो है भक्ति के सांग देखने को ज़्यादा मिलते हैं। कृष्ण सुदामा पर सांग लिखे गए और भक्त प्रहलाद पर सांग लिखे गए, इस तरह के सांग उसमें सारे प्रचलित थे। यदि मैं बात करूं तो इस उत्कर्ष काल में सबसे पहले हम अली बख्श जी के सांगों की बात करते हैं। अली बख्श एक मुस्लिम सांगी थे। जैसा मैंने बताया कि हरियाणा की सांग परंपरा को आगे बढ़ाने में हिंदू और मुस्लिम दोनों सांगियों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। जितना हिंदू सांगियों का योगदान है उतना ही मुस्लिम सांगियों का भी योगदान है। यदि मैं अली बख्श जी की बात करता हूँ तो इनके सांगों ने बड़ी धूम मचाई थी उस समय में, और ऐसा माना जाता है इनके सांग जो है रेवाड़ी क्षेत्र में ज़्यादा होते थे। जो हरियाणा का जिला है रेवाड़ी, उस रेवाड़ी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इनके सांग होते थे, तो दूर दूर से लोग इनके सांग सुनने आते थे। कई इनके सांग बड़े प्रसिद्ध हुए हैं, जिसमें श्री कृष्ण लीला इनका एक सांग बड़ा प्रसिद्ध हुआ है। हिंदी में एक पद्मावत है, वो पद्मावत नाम से इन्होंने हरियाणवी भाषा में एक सांग रचा। तो इस तरह से जो है अली बख्श जी उत्कर्ष काल के प्रारंभिक कवि थे। 1899 में अली बख्श जी की मृत्यु हो गई थी और इनकी मृत्यु के बाद इनके 2 शिष्य बड़े प्रसिद्ध थे, धानिया मानिया। तो धानिया मानिया ने जो है इस सांग परंपरा को उत्कर्ष काल में आगे बढ़ाने का कार्य किया। और फिर जब मैं आगे बात करता हूँ उत्कर्ष काल की, तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक सांगी बड़े प्रचलित हुए, जिनको ताऊ सांगी के नाम से याद किया जाता है। इन्होंने भी बड़े प्रसिद्ध सांग लिखे और जो है इनको उस समय बड़ा सम्मान मिला। और इनका एक बड़ा प्रसिद्ध सांग था रुक्मणी विवाह। रुक्मणी विवाह सांग इनका बड़ा प्रसिद्ध उस समय का था। रुक्मणी श्री कृष्ण की पत्नी थी, तो सांग में इन्होंने जो है श्री कृष्ण के विवाह और रुक्मणी के विवाह से संबंधित बड़ा प्रसिद्ध सांग रचा था। यदि मैं आगे बात करता हूँ, इस उत्कर्ष युग को हम, इस स्वर्ण युग को हम खाली यहीं नहीं छोड़ देते, इसमें एक से एक सांगी हुए हैं। यदि मैं बात करूँ तो पंडित किशनलाल सांगी का नाम उत्कर्ष युग में बड़े आदर के साथ लिया जाता है। पंडित लक्ष्मीचंद जो सांगों के सम्राट माने जाते हैं, उनका नाम उत्कर्ष युग में बड़े आदर के साथ नाम इनका लिया जाता है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में जो है पंडित लक्ष्मीचंद के सांगों पर एमफिल पीएचडी कराई जाती है वर्तमान में। उसके बाद पंडित दीपचंद सांगी बड़े प्रसिद्ध हुए, ये भी उत्कर्ष काल में हुए। इसमें कवि शादीराम का नाम भी बड़े आदर के साथ लिया जाता है उत्कर्ष युग में। और जो है इस प्रकार जो है अगर हम माने आधुनिक काल में, तो आधुनिक काल इसमें उत्कर्ष काल में यदि हम माने तो दीपचंद सांगी ने जो है आधुनिक सांग को एक विधा का रूप देने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और यदि उत्कर्ष युग में मैं बात करूं तो भगत बाजेराम का नाम भी बड़े आदर के साथ लिया जाता है। उन्होंने भी जो है सांग परंपरा को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और लक्ष्मीचंद के सांग को बड़े प्रसिद्ध माने जाते हैं। उनमें तो बहुत सारी ऐसी भविष्यवाणियाँ की गई हैं जो आज भी उनके सांगों में, आज भी जो हमारे वर्तमान समय में भी उनके सांगों की भविष्यवाणियाँ बड़ी प्रासंगिक साबित होती हैं और बड़े आदर के साथ लक्ष्मीचंद जी के सांग सुने जाते हैं। बहुत सारे आधुनिक सांगी जो है लक्ष्मीचंद जी के सांगों को ही दोबारा गा करके सुनाते हैं, बड़े परिवर्तित रूप में। आज भी इनका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। दीपचंद सांगी, लक्ष्मीचंद सांगी, बाजेराम भगत, इनके सांग बड़े प्रचलित हैं। इसी कारण से जो है हम इसको उत्कर्ष युग को 1850 से 1950 के समय को हरियाणवी सांगों का जो है स्वर्ण युग माना जाता है। यदि मैं आधुनिक युग की बात करूं तो आधुनिक युग जो है 1950 से लेकर के आज तक का समय माना जाता है। आधुनिक युग में सबसे पहले पंडित मांगेराम सांगी के सांगों की
बात की जाती है। पंडित मांगेराम जो थे, उन्होंने जो है सबसे पहले आधुनिक युग में 1950 के बाद के युग में जो है सबसे पहले सांगों की रचना की थी। बड़े आदर के साथ आधुनिक युग में इनका नाम लिया जाता है। ये लक्ष्मी चंद जी के ही शिष्य थे और इन्होंने करीबन ऐसा माना जाता है 40 के आसपास सांगों की रचना की थी। जैसे उनमें कई बड़े प्रसिद्ध सांग थे। अमर सिंह राठौर एक ऐतिहासिक सांग है, उसमें जो है हीर रांझा, कृष्ण सुदामा, ये इनके बड़े प्रसिद्ध सांग रहे हैं। इसमें जो है रामकृष्ण व्यास जी का नाम भी बड़े आदर के साथ लिया जाता है। आधुनिक युग में ऐसा माना जाता है 1965 से लेकर के 1975 तक 10 सालों तक इनके सांगों की आधुनिक युग में बड़ी धूम रही है। और उसके बाद जो है 1975 के बाद जो है धनपत सांगी का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है, जो हरियाणा के रोहतक जिले के निंदाना गांव के रहने वाले थे। धनपत सांगी ये पंडित मांगेराम के ही समकालीन थे, ऐसा माना जाता है। और इन्होंने जो है 2 दशक तक जो है हरियाणवी सांगों पर राज किया। दूर दूर से लोग इनके सांग सुनने आते थे और इस प्रकार जो है धनपत सांगी ने भी इस परंपरा को आगे बढ़ाने में आधुनिक युग में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। धनपत सांगी के 2-3 सांग बड़े प्रचलित हुए हैं। उसमें एक लीलो चमन सांग बड़ा प्रसिद्ध है, जिसमें हरियाणवी में एक फिल्म भी बनी है। हीर रांझा इनका बड़ा प्रसिद्ध सांग है। जानी चोर इनका बड़ा प्रसिद्ध सांग है। एक गोपीचंद इनका बड़ा प्रसिद्ध सांग है। तो आधुनिक युग की हम बात करें तो उसमें धनपत सांगी और पंडित मांगेराम सांगी का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। यदि हम बिल्कुल आधुनिक युग की बात करें तो उसमें डॉक्टर रणवीर सिंह दहिया का नाम भी बड़े आदर के साथ लिया जाता है। इनके सांग भी बड़े प्रचलित हुए हैं। उसमें चंपा चमेली है, जलियांवाला बाग है, ये भी इनके बड़े अच्छे सांग रहे हैं। उसमें फिर अगर हम और आधुनिकता की बात करते हैं तो उसमें भारत भूषण सांगीवाल का नाम भी बड़े आदर के साथ लिया जाता है। उन्होंने भी जो है नरसी भात और सीता हरण करके बड़े अच्छे सांग रचे हैं, जिनको आज गांवों के अंदर बहुत काफी बार सुना जाता है। इस प्रकार से जो है इसमें एक सुभाष चंद्र शास्त्री भी, आधुनिक की अगर मैं बात करूं तो उसमें सुभाष चंद्र शास्त्री का नाम भी बड़े आदर के साथ लिया जाता है। उनके सांग भी बड़े प्रसिद्ध हुए। उन्होंने बड़े ऐतिहासिक सांग लिखे। एक उन्होंने दुर्गा भाभी और सुभाष चंद्र बोस करके 2 सांग रचे हैं, जो ऐतिहासिक सांगों में जिनकी गिनती की जाती है। ऐतिहासिक पात्र हैं दोनों के दोनों। तो इस प्रकार से हरियाणा की सांग परंपरा 13वीं शताब्दी से जो शुरू हुई थी वो वर्तमान समय 2020 तक प्रचलित प्रसिद्ध होती आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। आज ये हरियाणा की प्रसिद्ध नाट्य शैली है। आज भी गाँवों में, आज आधुनिक युग में, सिनेमा के समय में, टेलीविजन के समय में भी जो है, आज के समय में भी हमारे गाँवों में दूर दूर से सांगों का आयोजन किया जाता है। आज भी हमारे हरियाणा में इस नाट्य शैली का बड़े उत्साह के साथ स्वागत किया जाता है। आज भी हमारे गाँवों में सांग आपको सुनने को मिल जाएंगे। तो मैं समझता हूँ विद्यार्थियों, आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। हरियाणवी सांग परंपरा का उद्भव और विकास। दोबारा से हम किसी नए विषय पर, हरियाणवी भाषा के किसी नए विषय पर आपसे दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।